आदाब नाज़रीन, सुकास्ट मैगजीन का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन महाजन। आज के शुमारे में बात होगी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुनक़िदा 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस पर। बात करेंगे सुकास्ट कश्मीर में मुनक़िद छठे कन्वोकेशन से मुतल्लिक। प्रोग्राम में जिक्र होगा क्लस्टर स्टेक होल्डर्स मीटिंग का, और आखिर पर ज़रूरी सरगर्मियों के साथ मसरूफ़ दोस्तों के लिए मौसम से मुतल्लिक अहम जानकारी। हम सब जानते हैं कि जंगली हयात हमारे माहौल और हमारी मजमूई शिनाख्त का एक अहम हिस्सा है, और जब बात हो जंगली हयात के कुछ अहम जुज़वों के नापैद होने की, तो हमें इंतहाई हसास होकर इस मामले पर सोच विचार करना चाहिए। इसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए सुकास्ट कश्मीर के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता दिनों एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान शदीद खतरे से दो चार कश्मीरी सुर्ख हिरन या हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात को पूरा करने पर गौर खोज किया गया। आइए नाज़रीन, सुकास्ट मैगज़ीन के इस शुमारे के आगाज़ में हम इसी कॉन्फ्रेंस के खदोखाल पर बात करें। 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद हांगुल और इस फैमिली के साथ जुड़े उन दीगर जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर करना था जो नापैद होने के खतरे से दो चार हैं। ये तक़रीब बैनुल-अक़वामी ताउन और इत्तेहाद बराए वस्ती एशियाई सुर्ख हिरन या हांगुल के इश्तराक से मुनक़्क़िद की गई, जो शदीद खतरे से दो चार जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने और पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए हिंदुस्तान के अज़म की हिमायत करने की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क से 200 से ज़ायद मंदोबीन ने शिरकत की। अपने खिताब में प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि साइंस, पॉलिसी और कम्युनिटी की शमूलियत हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है, क्योंकि हांगुल जम्मू व कश्मीर के जंगली हयात के विरसे में एक मुनफरिद मकाम रखता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने जम्मू कश्मीर की पायदार तरक्की के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और खलल डालने वाले ख्यालात की जरूरत पर रोशनी डाली। Conserving Hangul is not just about saving a species. It is about preserving the delicate web of life in our forests, maintaining the ecological balance, and ensuring the climate resilience for millions of in the downstream. The Hangul is a flagship species. By protecting it, we also protect the countless other species and the ecosystem they depend upon. The challenges are daunting. The shrinking habitats which we are seeing, the human-wildlife conflicts, the poaching, the climate pressures. Therefore, conferences like this must go beyond the deliberations. They must inspire the innovative solutions. They must think of the partnerships and commitments that can shape the future of conservation in Jammu and Kashmir and beyond. I urge all the participants, the scientists, the policymakers, the students, and the practitioners to use this platform to share the cutting-edge research. We have to develop actionable roadmaps for Hangul and other threatened ungulates, and most importantly, to engage communities as allies in this conservation practice. नाज़रीन, 3 रोज़ा तकरीब के इख्तितामी सेशन के दौरान जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में आला तहक़ीक़ के लिए कई सरकर्दा मुहक़्क़ीक़ीन को एज़ाज़ से नवाजा गया। इस सेशन में हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी बक़ा के लिए जंगली हयात की मौजूदगी पर सैर हासिल बहस हुई। आइए तकरीब के इख्तितामी सेशन पर मबनी आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हांगुल और खतरे से दो चार दीगर जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान ख़ुसूसी थे। उनके हमरा वज़ीर जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राना और वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी भी थे। जंगलात व माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत हांगुल, मारखोर और दीगर खतरे से दो चार अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है।
ہماری حکومت نے ہانگول کی تحفظ کے لیے اپنی گہری وابستگی پر مضبوطی سے قائم رہنے کا ہدف حاصل کیا ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری مسلسل کوششوں کے نتیجے میں اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے ایک سنگ میل کے طور پر سرکار کا ترال میں ہانگول بریڈنگ سینٹر کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے. یہ ہے جو 2008 سے غیر فعال تھا اور اب مکمل طور پہ کام کر رہا ہے. جموں کشمیر اپنی غیر معمولی بایو ڈائیورسٹی کے لیے منفرد شناخت رکھتا ہے اور اس میں کچھ نایاب اور نمایاں اقسام شامل ہیں جیسے کشمیر کستوری ہرن، پیر پنجال باخور اور دوسرے قسم کے حمالیاتی جانور شامل ہیں. ان میں باخور کو خاص اہمیت حاصل ہے. پیر پنجال یا کشمیر کے باخور کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ جانور صرف جموں کشمیر میں ہی پایا جاتا ہے. جموں کشمیر حکومت اس کی دلکش جانور کے تحفظ اور افزائش نسل کے لیے گہری وابستگی اور کام کاج کر رہی ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر حاصل ہو رہا ہے جھانسی گام نیشنل پارک کو وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی طرف سے حالیہ مینجمنٹ کی طرف سے بھارت کا بہترین کارکردگی دکھانے والا پروٹیکٹڈ ایریا قرار دیا گیا ہے. میں یہاں سائنٹیفک کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ہانگول اور دیگر خطرے سے دوچار جانوروں کے تحفظ کے لیے تحفظ اور ان کی محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں. مجھے یقین ہے کہ ان 3 دنوں کی سائنٹیفک کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جو غور و خوض ہوا ہے اس سے کچھ ٹھوس عملی اقدامات ضرور طے پائے ہوں گے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جنگلی حیات کا تحفظ صرف ہانگول اور مارخور کی حفاظت کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانی بقا سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جنگلی حیات کے تحفظ میں مکمل حکومتی تعاون کا یقین دلایا. Conservation is not about animals alone. It is about human survival itself. So when we stand here discussing how to protect the hangul or how to protect the markhor or how to protect other species from extinction, it's not about simply protecting individual species. It's about protecting this life, this world that we have for humankind. If we for a moment were to believe that we can allow species after species to go extinct and it would have no bearing whatsoever on human survival, then I think that would be a cardinal mistake to make on our part. The fact of the matter is that there is a sensitive ecological balance that in some ways we inherited, but in many ways we haven't done enough to protect. The growing realization that more needs to be done to protect species that are threatened is a case of, as they say, der aaye durust aaye, better late than never. It's better to realize the need to protect the markhor when the number is 100 than the need to protect it when the number has gone down to 0. The same is true for the hangul. The same is true for other protected species. Yes, there are challenges of habitat, challenges of poaching, challenges of hunting, human and wildlife conflict. But obviously, the first step to finding a solution is to first identify the problems. Now that we know what the problems are, it is then duty bound on us to take all the necessary steps to ensure that we take
corrective measures. یہ تقریب انٹرنیشنل سپورٹ اینڈ الائنس فار دی سینٹرل ایشین ریڈ ڈیر کے بینر تلے منعقد ہوئی اور یہ جنگلی حیات کے تحفظ کو آگے بڑھانے اور اقوام متحدہ کی جانب سے طے شدہ پائیدار ترقیاتی اہداف کے لیے ہندوستان کے عزم کی حمایت کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس کانفرنس کے دوران وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے مرکزی حکومت کی وزارت تعلیم کی طرف سے جاری کردہ سکاسٹ 2025 NIRF کی درجہ بندی کو ظاہر کرنے والا ایک خصوصی یادگار وزیر اعلیٰ کو پیش کیا۔ ناظرین، حال ہی میں سکاسٹ کشمیر کے اہتمام سے چھٹا کنووکیشن منعقد ہوا۔ جہاں یہ کنووکیشن ایک رسمی تقریب تھی، وہی علمی بصیرت رکھنے والوں، انوویشن کے ماہرین، اسکالرز اور سائنسدانوں کے اس علمی میلے میں زرعی شعبے کے مستقبل کو روشن بنانے کے حوالے سے ایک ویژن کی عکاسی کی گئی۔ آئیے پروگرام کے اس حصے میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کنووکیشن پر مبنی یہ رپورٹ۔ یونیورسٹی کا چھٹا کنووکیشن محض ایک رسمی تقریب نہ تھا، بلکہ تعلیمی معیار، اختراعات اور تبدیلی پر مبنی تعلیم کی شاندار تصدیق تھی۔ یہ تقریب یونیورسٹی کے تاریخی شالیمار کیمپس میں منعقد ہوئی، جو سکاسٹ کشمیر کے اس ویژن کی عکاسی کرتا ہے جو زرعی سائنس پر مبنی جدت سے بھرپور اور شمولیتی مستقبل کی تعمیر کا عزم رکھتا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر سے معزز مہمانوں نے شرکت کی، قائدین، سائنسدان، پالیسی ساز اور ماہرین تعلیم، جنہوں نے فارغ التحصیل طلباء کو عزت بخشی۔ تقریب کی صدارت جموں و کشمیر کے معزز لیفٹیننٹ گورنر اور سکاسٹ کشمیر کے چانسلر جناب منوج سنہا نے کی۔ مہمان خصوصی مرکزی وزیر زراعت و کسان فلاح جناب شیوراج سنگھ چوہان نے کشمیر کے زرعی شعبے کو قومی سطح پر اجاگر کیا۔ مہمان اعزاز جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور سٹارٹ اپ انوویشن کے فروغ پر زور دیا۔ تقریب کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کی، جنہوں نے یونیورسٹی کی پیش رفت اور مستقبل کے روڈ میپ پر روشنی ڈالی۔ Most of the universities stop here at awarding and conferring degrees to the qualified graduates. But at SCOST Kashmir today, we will be going extra mile of acknowledging and appreciating those innovators who have translated the spirit of the National Education Policy 2020, which in one sentence reads, I quote, outcome-based education for knowledge economy of the Viksit Bharat, and also the vision of the university, I quote, SCOST Kashmir as a top innovation-led farm university. And what best way it could be than by recognizing our students and faculty innovators who have earned 85 patents in last 3.5 years. Let me tell you with confidence that no other SAU in the country has this pace of innovation as SCOST K. And that's why we stand as number one in innovations by NIRF. We shall also be recognizing 72 startup founders who have graduated from this incubation center of the university. All of these achievers deserve a third ovation for presenting evidence of the outcomes of the SCOST Kashmir model of education that is now being followed nationally. تقریب کے دوران 5250 ڈگریاں تفویض کی گئیں، جن میں انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ سطح کی ڈگریاں شامل تھیں۔ 150 گولڈ میڈلز میں سے 115 خواتین نے حاصل کیے، جبکہ 445 میرٹ سرٹیفکیٹس میں سے 334 خواتین طلباء کے حصے میں آئے۔ یہ لمحہ محض تعلیمی کامیابی کا نہیں بلکہ خواتین کے بااختیار ہونے کی مضبوط علامت بن کر ابھرا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خواتین گریجویٹس کی کامیابیوں سے متاثر ہو کر کہا، اس قوم کی بیٹیاں سنہرا مستقبل رقم کر رہی ہیں۔ انہوں نے زرعی شعبے میں تبدیلی کے خواہش مند گریجویٹس کے لیے سٹارٹ اپ، انکیوبیشن،
फंडिंग और रहनुमाई फराहम करने के अज़म का इजहार किया। Congratulations, not just for completing the degree, but for completing a transformation. This university was born out of a vision to empower the youth of Jammu and Kashmir through agriculture, science, and innovation. That vision, rooted in the ideals of Sheikh Mohammed Abdullah, finds expression today in every lab, lecture hall, and field station of SCOST. We are working hand in hand with scientists, entrepreneurs, and our farming communities. We are supporting 29 major projects, including high-density apple and walnut plantations, sheep husbandry clusters, saffron revitalization, and innovative agribusiness models. Graduates of SCOST, this is your playground, and this mission is your field. If you have an idea, we'll fund it. If you have a plan, we'll partner you. The full support of the Jammu and Kashmir government will be behind you. अपने कलीदी खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी की क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और ज़रूरी टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को सराहा। उन्होंने कहा, आप सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं बल्कि पायदार तरक्की के सफीर हैं। उन्होंने खवातीन के किरदार को सराहा और स्कॉस्ट कश्मीर को सन्नती तवाजुन के हामिल आला तालीमी इदारे की एक मिसाल करार दिया। कन्वोकेशन के इस अविस्मरणीय अवसर पर स्कॉस्ट कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी बेटियां एजुकेशन के लगभग हर स्ट्रीम में अपनी प्रतिभा से नई उपलब्धियां और बुलंदी हासिल कर रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं समझता हूं कि भारत की बेटियां इनोवेशन इकोसिस्टम की आज प्रमुख ताकत बन गई हैं। मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की यात्रा में स्कॉस्ट कश्मीर ने एक मजबूत नींव का निर्माण किया है। अब लक्ष्य हमें बड़े करने होंगे और कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा, जो भारत विश्व के अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। जब तक हम अपना लक्ष्य बड़ा नहीं करते हैं तब तक हमारी दृष्टि बहुत सीमित रहती है और मैं अपेक्षा रखूंगा इस स्कॉस्ट कश्मीर, यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स ये संकल्प लें कि बदलते विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इस कैंपस को लीडिंग रिसर्च फैसिलिटी हम बनाएंगे और यह देश के टेक्नोलॉजी रिसोर्स का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। देश विदेश के अलग अलग राज्यों और देशों से बच्चे आज इनोवेशन और लर्निंग के इस नए माहौल को जीने यहाँ आ रहे हैं और मैं विशेष रूप से वाइस चांसलर प्रोफेसर गनई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, न्यू एज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विकसित करने में सफलता पाई है, नए एकेडमिक प्रोग्राम, सेंटर फॉर एक्सेलेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एरियाज, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जीन एडिटिंग, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्पीड ब्रीडिंग में जो रिसर्च हुई है वो जम्मू कश्मीर को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एक तारीखी ऐलान किया। 150 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर का कयाम, जो सेब, चेरी और अखरोट के लिए बीमारी से पाक पौधों का मवाद फराहम करेगा। ये मरकज वादी की बागबानी को एक नई जुहत देगा। उन्होंने नौजवानों को हुकूमत की स्कीमों से फायदा उठाकर ज़रूरी सनत में क़यादत का मुजाहिरा करने की तरगीब दी। सचमुच में अद्भुत है ये, और इस यूनिवर्सिटी में आके तो मैं और प्रसन्न हूं। आपकी उपलब्धियां अनंत हैं। चांसलर साहब, मैं आपका भी हृदय से आभारी हूं। आपने जो गाइडेंस, जो मार्गदर्शन किया है, उसने सचमुच में चमत्कार किया है। और नजीर साहब के बारे में मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स सबको बधाई देना चाहूंगा जिस विजन के साथ ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और मैं देख रहा था कि यूनिवर्सिटी में केवल जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी नहीं है,
30 राज्यों के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और केवल 30 राज्यों के नहीं है, विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त करने या विद्यार्थी आए हैं। ये स्टेट की यूनिवर्सिटी नहीं, नेशनल से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में बढ़। और कृषि मंत्री के रूप में मेरा संकल्प है, राज्य के हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार के साथ मिलके हम हार्टिकल्चर का हब जम्मू कश्मीर को दुनिया के हार्टिकल्चर का हब बनाएंगे। हमने तय किया है क्लीन प्लांट सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से यहां खोला जाएगा। हम प्लांट यहां तैयार करेंगे। मैं आईसीआर के सारे वैज्ञानिकों को यह कहना चाहता हूं, जो हमारी सेब की उत्पादकता है, यूनिवर्सिटी ने 5000 एकड़ में हाई डेंसिटी वाला सेब की खेती पहले आपने यहां शुरू की, 5000 हेक्टेयर में प्रारंभ हो गई पूरे जम्मू कश्मीर में, जिससे उत्पादन 60 टन हुआ है पर हेक्टर। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का सेब पूरे दुनिया में जाए, भारत को इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा सेब एक्सपोर्ट किया जाए। और किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके हित सुरक्षित रहेंगे। खेती में अलग अलग कई तरह के इनोवेशन करना है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कैरियर को बनाने में तो काम आए, लेकिन जमाने के काम भी आए, और विशेषकर किसानों के काम आए। मेरे बेटा बेटियों, ये कोशिश जरूर करना। नाज़रीन, अब पेश है एक और रिपोर्ट जिसका मकसद साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक ऐसा माहौल कायम करना है जो ज़राअत के शोबे को फ़रोग देने में अहम रोल अदा कर सकता है। ये तकरीब नॉर्दर्न रीजन स्टेक होल्डर्स की मीटिंग पर मबनी एक विजन की तर्जुमान थी। इस तकरीब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर श्री सतीश शर्मा मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस तकरीब पर मबनी सुकास्ट मैगजीन की ये खास रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने खित्ते में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का एक मुस्तहकम माहौल कायम करने के लिए क्लस्टर स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग की मेजबानी की। इस मीटिंग में स्कॉस्ट कश्मीर के सीनियर अफसरान, डायरेक्टर्स, मुख्तलिफ शोबों के डीन्स और मुतल्लिका महकमों और शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि मरकजी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सतीश शर्मा इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने अपने इफ्तिताई तकरीर में ज़राअत और इससे वाबिस्ता सरगर्मियों में एक मस्बत बदलाव लाने और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अहम किरदार को उजागर किया। साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने हाजरीन के रूबरू एक सेशन के दौरान अपने बसीरत अफरोज ख्यालात और तजुर्बात बयान किए। उन्होंने पॉलिसी साजी और इदारा जाती कामों में हम आहंगी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। That we have this science, technology and innovation STI. If we could add couple of more alphabets to it, the third will with the STI would be policy. If we also hear you and you also come to us, and lastly public outreach. So this is something I just wanted to suggest. WAST is a great institute of excellence, but things should not remain in laboratories. I am grateful and express my gratitude to the Vice Chancellor and his team that I have been witnessing a silent revolution in Jammu and Kashmir, in Kashmir region particularly from this university, that innovation is not being retained in the lab alone. It's going to the farmers. इस मौके पर मरकजी वजीर बराए साइंस, टेक्नोलॉजी व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सतीश शर्मा ने यकीन दिलाया कि स्कॉस्ट कश्मीर को किसानों की आमदनी को बढ़ाने, स्टार्टअप्स को फरोग देने और जदीद कारी के जरिए खित्ते में खुद इन्हिसारी को मुमकिन बनाने के लिए शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी को भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। Science and technology should positively impact
and benefit each and every citizen and businessman, especially our farmer, who should be benefited with the power of modern science and technology. We aim to create an environment where innovation flourishes, where new ideas are nurtured, and where technology serves as a catalyst for growth, efficiency, and sustainability. To achieve this, we must concentrate on our efforts on several key pillars: widespread integration of technology for smart farming solutions. Secondly, biotechnology is a tool which has and will do great wonders in agriculture. Then there is post-harvest management and value addition, which I heard wonderful minds and brilliant minds and scientists. Then use of renewable energy in agriculture. We need to focus on this area. Online market selling is another area on which we need a lot of research and R&D is required. And I will say that skill development, capacity building, and robust R&D. For this, I request a Vice Chancellor, sir, of this prestigious institution, that we have to motivate our students, scholars, researchers, and provide them with the atmosphere so that they use new ideas and do their PhDs and other research, not like formality to get a degree, but with a zeal to find and make something new, develop a technology that will be beneficial to everyone. आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको ये जानकारी फराहम करते हैं कि हमारे मौसमियाती माहिरीन हमें क्या क्या मशवरे दे रहे हैं कि मौसम के एतबार से हमें कौन कौन सी ज़रूरी सरगर्मियाँ अपनानी चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पेश है मौसम के हवाले से ये अहम जानकारी। मौसम विभाग का जो नई पेशन गोई है, 28 सितंबर तक मौसम बिल्कुल खुश्क रहने के इम्कान हैं। जिन किसानों ने धान और मक्की लगाई थी उनको हिदायत की जाती है कि वो उनको हार्वेस्ट करें और उसके बाद 2 से 3 दिन तक उसको सुखाने के बाद उनको स्टोर करें। जिनने राजमाश लगाया है उनको भी हिदायत की जाती है कि वो राजमाश को हार्वेस्ट करें और उसके बाद उनको टारपलिन शीट पे बिछा के 1 दिन धूप देने के बाद उसको एक स्टिक की मदद से उसको कूटें और वहाँ से बीज ले लें। जिनके पास अपने सेब के बागात हैं उन किसानों को भी हिदायत की जाती है कि अगर सेब पूरा पक गया है तो उनको उतारें और उसके बाद उस एप्पल को शेड में रखें और कोशिश करें कि पूरा सैनिटेशन का ख्याल रखा जाए ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना। और जो किसान हमारे सब्जियात के साथ करते हैं, जैसे उनको हिदायत की जाती है कि वो अपनी ज़मीन तैयार करें। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का स्कास्ट मैगजीन। उम्मीद है आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगले शुमारे में ज़रई मंजरनामे में स्कास्ट कश्मीर के अहम रोल और ज़रई सरगर्मियों पर मबनी रिपोर्ट्स और दीगर अहम मालूमात लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़। डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ